हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फ़ा एंड ओमेगा स्टडी सेंटर। इस वीडियो के अंदर में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है जीके का एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जो कि ये पीवाईक्यू सीरीज़ होगा। ठीक है, तो इस सीरीज़ के अंदर में ये मेरा जो है वो पहला लेक्चर है। और तो चलते हैं ये इस सीरीज़ के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न बोल रहा है वो कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है का मुख्य फोकस क्या था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कृषि क्षेत्र पर जो है उसका जो है मुख्य फोकस था। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना है क्या, इसको मतलब कौन तैयार करता है। ठीक है, तो इसका बेसिक डिस्कस करने से पहले एक जो है समिति है जिसका नाम है, उसका नाम है आर्थिक नियोजन समिति। क्या नाम है? आर्थिक नियोजन समिति। ठीक है, अब ये कौन सा समिति है भाई? तो इस जो है ये समिति जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो वर्ष 1947 में जो है वो इसका गठन किया गया था। जो आर्थिक नियोजन समिति है उसका गठन जो है 1947 आज़ादी के जो है तुरंत बाद जो है वो क्या किया गया था, आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यह जो समिति है मतलब जो है इस समिति की सिफारिश पर ही जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग है ना का गठन जो है ये आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर ही किया गया था। और योजना आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च, ठीक है, 1950 को किया गया था। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और यही जो योजना आयोग है जो है हर एक 5 साल के लिए जो है हर एक 5 वर्ष के लिए है ना, हर एक 5 वर्ष के लिए जो है 5 वर्षों के लिए जो है एक अपना जो है प्लान जारी करता है, जिसको बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। क्या बोलते हैं इसको? पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। ठीक है, जो कौन तैयार करता है पंचवर्षीय योजना? तो योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है, हर एक 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। और इसकी जो पहली बार तैयार किया गया था, यानी पहला जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है वो 1951 से लेकर के 1956 से इसकी शुरुआत हो गई। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1951 से लेकर के जो है वो 1956 तक जो है ये इसका जो है अवधि था। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना जो है वो कब तक मतलब चला? तो वो नीति आयोग के गठन से पहले तक जो है ये पंचवर्षीय योजना चला। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये वर्ष 2014, ठीक है, वर्ष 2014 तक जो है वो चला था। ठीक है, यानी 51 से शुरू हुआ था पंचवर्षीय योजना, और जो है वर्ष 2014 में जो है वो बीजेपी सरकार जो ये नरेंद्र मोदी जो आई जीत करके, उसके बाद जो है इसको जो है योजना आयोग को, ये पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग को जो है ख़त्म कर दिया। ठीक है, और इसके जगह पर जो है नीति आयोग लाया। क्या लाया? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग एक नया संस्था जो है लाया। ठीक है, ये वर्ष 1951 से लेकर के 2014 तक जो है टोटल जो है कितना बार पंचवर्षीय योजना आया? तो टोटल जो है 12 बार जो है वो पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना आया। टोटल कितना पंचवर्षीय योजना आया? 12 जो है वो पंचवर्षीय योजना आया। ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि कौन सा पंचवर्षीय योजना कब आया, उसका अवधि कितना है। ठीक है, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था, पहला जो 5 ईयर प्लान था, उसका जो अवधि था वो था कब था? 1951 से लेकर के 56 तक था। ठीक है, और यह जो योजना था, ये जो योजना वो जो था वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर आधारित था? हेरोड डोमर मॉडल पर जो है वो आधारित था। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, और जो ये पहला जो पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 51 से 56 जो तक था, ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो था वो था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। क्या करना था? तो अर्थव्यवस्था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास है ना, संतुलित विकास की जो है प्रक्रिया को आरंभ करना था। ठीक है, और ये किस पर आधारित था? तो डोमर हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। ठीक है, जो इसी प्रकार जो है मतलब जो है 12 जो है पंचवर्षीय योजना आया। तो ठीक है, अगला जो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो था वो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान जो था वो इसका जो है अवधि कब से कब तक था? तो 1956 से लेकर के 56 से लेकर के जो है वो 1961 तक था। ठीक है, ये दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर के 1961 तक ये था। ठीक है, ये इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था
उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। क्या था? समाजवादी समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है, स्थापना करना था। और ये जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था वो कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो वो था पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो दूसरा 5 ईयर प्लान जो था वो पीसी महान लोबिस मॉडल पर आधारित था। जो अगला 5 ईयर प्लान था वो था तीसरा 5 ईयर प्लान। वो कब आया था? जो तीसरा 5 ईयर प्लान जो था वो था 1961 से। तीसरा जो 5 ईयर प्लान था उसका जो अवधि था 1961 से लेकर के 66 तक था। ठीक है, और तीसरा जो 5 ईयर प्लान था वो किस पर आधारित था? तो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। जॉन सैंडी एवं सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। ठीक है, चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। तीसरा 5 ईयर प्लान का जो नाम था वो गॉडगिल योजना था। क्या नाम था इसका? इसका एक और अन्य नाम था, कुछ था, गॉडगिल योजना। ठीक है, ये किसको बोलते थे? तो तीसरा 5 ईयर प्लान यानी तीसरा पंचवर्षीय योजना का दूसरा नाम क्या था? गॉडगिल योजना था। ठीक है, उसके बाद जो है चौथा जब पंचवर्षीय योजना आया, चौथा पंचवर्षीय योजना जब आया, चौथा जो 5 ईयर प्लान आया है ना, तो इसका जो ये टेन्यूर था चौथा 5 ईयर प्लान का जो था वो था 1969 से जो है वो कब था? तो 1974 तक था। ठीक है, ये चौथा 5 ईयर प्लान। और इस 5 ईयर प्लान का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अस्थायित्व के साथ, है ना, विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। क्या था? अस्थायित्व के साथ, है ना, अस्थायित्व के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। क्या था? अस्थायित्व के साथ विकास एवं, क्या था? अस्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। ठीक है, करना था। ये कौन सा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। ठीक है, जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो है पाँचवा 5 ईयर प्लान। पाँचवा जो 5 ईयर प्लान था, पाँचवा पंचवर्षीय योजना जो था, ठीक है, उसका जो कार्यकाल था वो था 1974 से 1978 तक था। 1974 से 1978 तक था। ये एक ऐसा 5 ईयर प्लान था, मतलब पंचवर्षीय योजना था जिसका कार्यकाल जो था वो 4 वर्षों का था। ठीक है, 4 वर्षों का जो कार्यकाल किसका था? 4 वर्षों का कार्यकाल था। तो ये पाँचवा पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वो 4 वर्षों का था। इसके अंदर में जो मुख्य उद्देश्य जो था, पाँचवा पंचवर्षीय योजना के अंदर में जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। ठीक है, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना जो था वो पाँचवा पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था छठा पंचवर्षीय योजना। कौन सा था? छठा नंबर का। तो छठा 5 ईयर प्लान जो था वो छठा 5 ईयर प्लान जो था इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना था। क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना था। ठीक है, पाँचवा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। ठीक है, लेकिन छठा जो पंचवर्षीय योजना था उसका क्या था? ये उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना था। इसका जो टेन्यूर था, जो छठा पंचवर्षीय योजना था, इसका जो अवधि था वो 1980 से लेकर के 1980 से लेकर के 85 तक था। ठीक है, छठा 5 ईयर प्लान का जो ये अवधि था वो कौन सा था? तो ये था 1980 से लेकर के 85 तक था। अब जो है सातवां 5 ईयर प्लान, सातवां नंबर का जो 5 ईयर प्लान था, सातवां नंबर का 5 ईयर प्लान था जिसका कोई मतलब जिसमें बहुत सारा मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, इसलिए जो है ये सातवां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आठवां जो देखते हैं, सातवां का टेन्यूर जो था वो सातवां नंबर का जो 5 ईयर प्लान था उसका जो अवधि था वो 1985 से लेकर के जो था वो 90 तक था। क्या था? 85 से लेकर के 90 जो सातवां पंचवर्षीय योजना था उसका जो 5 ईयर प्लान का जो अवधि था। ठीक है, 85 से लेकर के 90 था। ठीक, जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान है वो है आठवां नंबर का 5 ईयर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान कौन सा है? तो वह आठवां जो है वो 5 ईयर प्लान था। ठीक है, इस पंचवर्षीय योजना मतलब जो आठवां पंचवर्षीय योजना है उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था मानव संसाधन का
संसाधन का विकास, मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य उपलब्ध कराना। क्या था? मानव को रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य उपलब्ध कराना था। ठीक है, ये किसका, ये कौन सा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 8वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका जो कार्य, ये अवधि था वो 1992 से लेकर के जो था 1997 तक था। ठीक है, 1997 तक था। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो 5 ईयर प्लान है, वो है 9वां नंबर का 5 ईयर प्लान। 9वां जो 5 ईयर प्लान था उसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समाज के साथ विकास करना था। ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। क्या था? एवं समानता के साथ विकास करना। ठीक है, विकास करना था। ठीक है, ये 9वां पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य था। और इसका जो काल अवधि है वो 1997 से लेकर के 2002 तक था। ठीक है, ये 9वां पंचवर्षीय योजना का जो है वो जो अवधि है। ठीक है, जो 10वां पंचवर्षीय योजना है, 10वां 5 ईयर प्लान जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था 10वां 5 ईयर प्लान का, इसका मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। क्या था? देश के अंदर गरीबी एवं बेरोजगारी, ठीक है, को समाप्त करना था। ठीक है, कौन सा प्लान का ये उद्देश्य था? 10वां नंबर का पंचवर्षीय योजना था, उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 10वां पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो कितना है? तो 2007 से लेकर के 2012 तक। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? 10वां पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना था। जो अगला जो पंचवर्षीय योजना था वो था 11वां पंचवर्षीय योजना। कौन सा था? 11वां नंबर का पंचवर्षीय योजना है ना। और इसका जो कार्यकाल था वो जो था 11वां नंबर का 5 ईयर प्लान जो था, यार गड़बड़ 1 मिनट, ये 10वां जो 5 ईयर प्लान था उसका जो कार्यकाल है वो 2002 से लेकर के 2007 तक। ठीक है, और जो 11वां जो 5 ईयर प्लान है जो उसका जो कार्यकाल है वो 2007 से लेकर के वो 2012 तक। ठीक है, 2012 तक होगा, बोलने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, और लिख भी गलती दिए। तो ये जो 11वां पंचवर्षीय योजना का जो टाइम हो जाएगा वो 2007 से लेकर के 2012 तक था। इस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। क्या था इसका? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ठीक है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। और जो लास्ट जो पंचवर्षीय योजना है 12वां नंबर का पंचवर्षीय योजना, जिसका जो कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक, है ना, 2012 से लेकर के 17 तक। 12वां नंबर का जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो कार्यकाल था वो 2012 से लेकर के 2017 तक, जिसको कि जो है ना 2014 में ही समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। क्या था? तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। ठीक है, जो ये किसका था? तो 12वां नंबर का पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो किस पंचवर्षीय योजना का किस मतलब कौन सा मुख्य उद्देश्य था, इससे भी रिलेटेड जो है हमेशा क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए जो है हम इस टॉपिक को कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में पहली बार किस जो है वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ठीक है, पहला बार का बात कर रहा है कि इंडिया जो है किस वर्ष ओलंपिक खेल के अंदर में भाग लिया था। तो ये था 1900 का जो है ओलंपिक के अंदर में जो है भारत जो है वो भाग लिया था। वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस के अंदर में। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो पेरिस ओलंपिक के अंदर में जो है ना, पेरिस ओलंपिक में जो है वर्ष 1900 के अंदर में जो है भारत जो है भाग लिया था। भारत बेसिकली भारत की तरफ से एक सिंगल जो है वो प्लेयर एथलीट जो है वो भाग लिए थे। ठीक है, भारत इसमें क्या हुआ था कि एक है ना, ये एक एथलीट जो है वो भाग लिए थे, है ना, जिनका नाम था नॉर्मन प्रिचार्ड। कौन था नाम था? नॉर्मन प्रिचार्ड।
जो था एक एथलीट, जो भारत, ये एंग्लो इंडियन थे और ये क्या थे, भारत की तरफ से जो है वो 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए, है ना, गए थे। ठीक है, तो ये भारत जो है पहली बार जो है 1900 के पेरिस ओलंपिक में ये भाग लिए थे। कौन थे भारत की तरफ से? तो भारत की तरफ जो थे वो नॉर्मन प्रिचार्ड थे। ठीक है, नॉर्मन प्रिचार्ड थे 1900 के पेरिस ओलंपिक के अंदर में जो भाग लिए थे। ठीक है, और ये जो 1900 वाला ओलंपिक था वो दूसरा नंबर का ओलंपिक था। कितना नंबर का ओलंपिक था? दूसरा नंबर का। ठीक है, सेकंड ओलंपिक के अंदर में जो है वो भाग लिया गया था इंडिया की तरफ से खिलाड़ी। ठीक है, वो 1900 का ओलंपिक कौन सी था? तो दूसरा नंबर का ओलंपिक था। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक का बात करें, आधुनिक ओलंपिक को बात किया जाए, आधुनिक ओलंपिक का बात किया जाए, आधुनिक ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक का अगर बात किया जाए तो जो पहला ओलंपिक जो हुआ था वो 6 अप्रैल 1896 के अंदर में हुआ था। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896, क्या था? 1896 के अंदर में हुआ था। ठीक है, और ये जो ओलंपिक हुआ था वो कहाँ हुआ था? यूनान के एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तो यूनान के एथेंस शहर में आयोजित किया गया था। और इस ओलंपिक का आयोजन करने के पीछे किसका मतलब हाथ था या किसके प्रयास से जो है ये आधुनिक ओलंपिक की जो है वो शुरुआत हुआ था? तो उसका जो नाम है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है पियरे डी कुबर्टिन। क्या नाम है? पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, तो पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से जो है वो 6 अप्रैल 1896 के अंदर में, जो कि ये यूनान शहर एथेंस के अंदर में जो है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अगर जो है इंडियन टीम का अगर बात किया जाए कि इंडियन टीम जो है वो कब जो है ये ओलंपिक के अंदर में भाग लेने के लिए गया था, तो वर्ष 1920 के अंदर में जो ओलंपिक हुआ था, है ना, उसके अंदर में जो है इंडिया का एक पूरा टीम जो है वो भाग लेने गया था। वो कहाँ हुआ था? तो एंटवर्प में हुआ था, एंटवर्प, है ना। तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक के अंदर में जो है वो इंडियन टीम ने जो है वो भाग लिया था। इस टीम के अंदर में जो है, इस टीम के अंदर में 5 जो है खिलाड़ियों का दल गया था। कितना खिलाड़ी का दल गया था? 5 खिलाड़ी, 5 प्लेयर इसके अंदर में गया था। ठीक है, 1920 के एंटवर्प ओलंपिक के अंदर में। ठीक है, उसमें जो है एक जो था वो प्रबंधक गया था, प्रबंधक। ठीक है, एक प्रबंधक था, बाकी जो 2 गो था पहलवान और 2 एथलीट था। 2 पहलवान था, पहलवान और कुछ था 2 गो एथलीट जो है वो भाग लिया था। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से इंडियन टीम ने जो है सबसे पहले जो है, अगर पूछा जाएगा कि इंडियन टीम जो है सबसे पहले किस ओलंपिक के अंदर में भाग लिया था, तो उसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक के अंदर में। इसमें इंडियन टीम का मतलब हो गया इंडियन टीम में टोटल 5 प्लेयर जो है वो ग्रुप के अंदर में गए थे भाग लेने के लिए, है ना, जिसमें कि एक प्रबंधक था, 2 पहलवान और 2 एथलीट जो है वो भाग लेने के लिए गया था। ठीक है, अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का अगर बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो है वो सन 1894 के अंदर में किया गया था। क्या किया गया था? 1894, है ना। आधुनिक ओलंपिक ये खेल शुरू होने से पहले, ठीक है ना, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 के अंदर में हुआ। कब हुआ? 1896, ठीक है ना। और लेकिन ये जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, उसका गठन जो है 1994 के अंदर में किया गया था, है ना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर का अगर बात किया जाए तो हेड क्वार्टर जो है लोसाने स्विट्जरलैंड के अंदर में है। लोसाने जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर में है, ठीक है, वो कुछ है। तो हेड क्वार्टर है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर, ठीक है। भारतीय ओलंपिक कमेटी का अगर बात किया जाए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है। अगर भारतीय ओलंपिक कमेटी या भारतीय ओलंपिक परिषद, इंडियन ओलंपिक जो है वो काउंसिल, इंडियन ओलंपिक या भारतीय ओलंपिक परिषद का अगर बात किया जाए, ठीक है, भारतीय ओलंपिक कमेटी का जो बात किया जाए तो इसका जो स्थापना जो है वो 1924 के अंदर में किया गया, ठीक है। भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना जो है 1924 में किया गया है। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष जो थे वो अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष का जो नाम है वो है JJ टाटा या जमशेद जी टाटा, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक कमेटी के स्थापना जो है वर्ष 1924 के अंदर में किया गया था और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो जमशेद जी टाटा थे, ठीक है। पहला जो है विंटर ओलंपिक गेम, पहला विंटर ओलंपिक गेम का बात करें कि पूछेगा कि कहाँ हुआ पहला विंटर ओलंपिक गेम, तो उसका जो राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चेमोनिक्स, फ्रांस के अंदर में आयोजित किया गया था। पहला जो है विंटर ओलंपिक का अगर बात करें तो उसकी जो शुरुआत है वो हुआ था वर्ष 1924 के अंदर में, है ना। तो विंटर ओलंपिक की शुरुआत 1924 के चेमोनिक्स शहर में हुआ था,
चेमोनिक्स, ठीक है, चेमोनिक्स। ये कहाँ का शहर है? तो फ्रांस का शहर है, फ्रांस, है ना। तो चेमोनिक्स फ्रांस से जो है वर्ष 1924 से, है ना, पहला जो है विंटर ओलंपिक यानी कि शीतकालीन ओलंपिक गेम की शुरुआत जो है वर्ष 1924 के चेमोनिक्स ओलंपिक से शुरुआत हुआ था, ठीक है। अगर पहला पैरा ओलंपिक गेम्स का बात करें, पहला पैरा ओलंपिक्स गेम का बात, तो जो है वो उसकी शुरुआत जो है 1960 के अंदर में जो है पहला पैरा ओलंपिक गेम का अगर बात करें, है ना, जो कि विकलांग लोगों का जो ओलंपिक होता है, उसकी शुरुआत जो है 1960 के अंदर में रोम इटली से हुआ था। रोम इटली, है ना, रोम इटली से इसकी शुरुआत हुआ था, ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड कुछ और जो है क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर में आते रहते हैं, थोड़ा बहुत उसको जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड, ठीक है। ओलंपिक जो ध्वज है, ओलंपिक ध्वज जो है सबसे पहले वर्ष 1913 के अंदर में पियरी डी कुबर्टिन के सुझाव से तैयार किया गया था, ठीक है। ओलंपिक जो ध्वज, ओलंपिक जो है वो ध्वज जो है उसको कौन तैयार किया था? तो पियरे डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन वही हैं जिनके प्रयासों से जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत किया गया था, वही जो है उन्हीं के प्रयास से जो है ओलंपिक ध्वज भी तैयार किया गया था, है ना। और इसका तैयार मतलब जो ध्वज कब बना था? तो 1913 के अंदर में जो है वो ओलंपिक ध्वज का तैयार किया गया था। और इस ध्वज को जो सबसे पहले जो है वर्ष 1920 के एंटवर्प ओलंपिक के अंदर में, 1920 का जो पहला जो एंटवर्प ओलंपिक हुआ था, एंटवर्प, है ना, एंटवर्प ओलंपिक, जिसके अंदर में जो है इंडिया के तरफ से 5 लोगों का टीम ने भाग लिया था, उसी के अंदर में जो है वो सबसे पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था, ठीक है। ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। ओलंपिक ध्वजों के अंदर में, ओलंपिक ध्वज के अंदर पाए जाने वाले 5 जो रिंग है वो 5 कलर के अंदर में पाया जाता है, और जो है वो 5 अलग अलग महाद्वीपों का या महादेशों का जो है प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। तो जो नीला रिंग है, नीला जो रंग है वो यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। नीला रंग जो है, ये नीला कलर वाला जो है वो यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है। नीला कलर वाला जो है ये यूरोप को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और जो काला कलर वाला है, ये काला कलर वाला जो है वो कौन सा? तो हो जाएगा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है। लाल कलर जो है वो अमेरिका, ठीक है, महादेश का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो है वो इसका करता है, तो यह हो जाएगा ओशिनिया, या इसको बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जो पीला कलर वाला है जो है वो एशिया महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ओलंपिक ध्वज के अंदर में पाए जाने वाले 5 अलग अलग रंगों के जो रिंग हैं वो अलग अलग महाद्वीपों या महादेशों के प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जो है वो नव कलेबरा जो उत्सव है वो किस राज्य के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। तो नव कलेबरा जो उत्सव है वो उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। नव कलेबरा उत्सव जो है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो उत्सव हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन सा उत्सव जो उड़ीसा राज्य के अंदर में मनाया जाता है, ठीक है। तो जो है एक है बत्सर दशहरा जो है वो उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। और कौन कौन सा है? तो और है मड़ई महोत्सव, कौन सी? मड़ई महोत्सव मनाया जाता है, मड़ई महोत्सव, ठीक है। मड़ई महोत्सव जो है एक उड़ीसा का एक महोत्सव है, ठीक है। राजा पर्व मनाया जाता है, राजा पर्वा भी मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और क्या मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर में? तो एक है नुआखाई फेस्टिवल जो मनाया जाता है, नुआखाई जो फेस्टिवल है वो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। फिर है कोणार्क महोत्सव जो है ये मनाया जाता है, कोणार्क महोत्सव जो है वो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। शीतल षष्ठी भी मनाया जाता है, शीतल षष्ठी मनाया जाता है, वो भी उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो है मनाया जाता है, जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो भी उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो धानु यात्रा जो महोत्सव है वो भी उड़ीसा के अंदर में मनाया जाता है, ठीक है। अब इनके ऑप्शंस के अंदर में जो दिए गए राज्य हैं उनको जो है उनसे रिलेटेड जो है कुछ मनाने जाए वाले महोत्सव को जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ,
डिस्कस कर लेते हैं। तो असम का बात करें, असम के अंदर में कौन कौन सा जो है मनाया जाता है। असम के अंदर में क्या क्या मनाया जाता है। तो असम के अंदर में जो है मी दम मीफी, मी दम मीफी जो है फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। फिर बिहू मनाया जाता है, बिहू एक वहाँ का प्रमुख जो है त्यौहार है। फिर है चाय महोत्सव जो है मनाया जाता है, चाय महोत्सव जो है वो असम के अंदर ही मनाया जाता है, ठीक है। फिर है बैखो उत्सव मनाया जाता है, बैखो उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है, वो असम के अंदर ही मनाया जाता है। फिर अम्बुबाची का मेला मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला मनाया जाता है असम के अंदर में। फिर है चोमांगकन उत्सव मनाया जाता है, चोमांगकन जो है वो उत्सव मनाया जाता है। वो कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया जाता है असम के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेट था वो था सिक्किम। तो सिक्किम के बारे में भी जान लेते हैं। सिक्किम में कौन कौन सा जो है त्यौहार है वो मनाया जाता है या उत्सव मनाया जाता है सिक्किम के अंदर में। सिक्किम के अंदर में कौन कौन सा महत्वपूर्ण जो है वो फेस्टिवल है, तो वो है लोसुंग फेस्टिवल। फिर है सागा दावा त्यौहार, सागा दावा त्यौहार मनाया जाता है। फिर है राके मेला लगता है वहाँ का, वो सिक्किम का प्रमुख त्यौहार है। फिर अगला जो स्टेट है वो पश्चिम बंगाल का भी देख लेते हैं। प्रमुख जो त्यौहार है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अच्छा मतलब जो है वो आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर में, उसको देख लेते हैं कौन कौन से त्यौहार मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में जो है वो दुर्गा पूजा फेमस वहाँ का फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा जो है, ठीक है। फिर है काली पूजा भी वहाँ का फेमस है, ठीक है। काली पूजा के बाद है ईद उल फितर भी मनाया जाता है। ईद उल फितर जो है वो पश्चिम बंगाल के ही अंदर मनाया जाता है। फिर है लोसार भी मनाया जाता है। फिर पश्चिम बंगाल के अंदर में कुछ मेला भी मनाया जाता है, जैसे गंगा सागर मेला लगता है वहाँ। फिर है बिष्णुपुर मेला वहाँ का जो है वो प्रमुख मेला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है भारतीय संविधान में जो है पहला संशोधन हुआ था, तो वो कब किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1951 के अंदर में जो है वो पहला संविधान संशोधन किया गया था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान के अंदर में जो है वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो शुरू में जो है 8 वो अनुसूची था, कितना था, 8 अनुसूची पाया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहला बार संशोधन किया गया 1951 के अंदर में, और उसके अंदर में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची के अंदर में जो है वो कौन सा मतलब चीज़ से रिलेटेड है, तो ये जो है संपत्ति के अधिग्रहण से रिलेटेड है, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है ये अनुसूची, ठीक है, जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। इसको जो है भारतीय संविधान के पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है, जोड़ा गया था। संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है ये 9वीं अनुसूची। संविधान संशोधन का जो बात किया जाए तो संविधान संशोधन मतलब भारतीय संविधान के अंदर में संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 जो है अनुच्छेद 368 के हिसाब से जो है वो संसद जो है अगर चाहे तो भारतीय संविधान के अंदर में संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है 368 जो है वो भारतीय संविधान के अंदर में, भारतीय संविधान है ना में संशोधन का जो अधिकार है वो किसके पास होता है, तो संसद के पास होता है, संसद के पास। यानी संसद जो है वो चाहे तो जो है वो क्या कर सकता है, भारतीय संविधान के अंदर में संशोधन कर सकता है। और वो कौन सा आर्टिकल के तहत करेगा, तो आर्टिकल 368 के तहत जो है वो किया जाएगा, ठीक है। और जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, जो हमारे संविधान के अंदर में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो जो लिया गया है वो लिया गया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से जो है ये संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अपनाया गया है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन या जो लेटेस्ट में हुआ है उसको जो है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, और कौन कौन सा जो संशोधन जो इंपॉर्टेंट है उसको ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, सबको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जैसे कि 101वां संविधान संशोधन है ना, जो कि हुआ था 2016 के अंदर में, और ये किससे संबंधित है, इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था संविधान के अंदर में, तो जो है वो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर को जो है इम्प्लीमेंट किया गया था इस संविधान संशोधन के द्वारा। अगला जो संविधान संशोधन है उसके वो जो है 102वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था, तो वो हुआ था 2018 के अंदर में हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा जो है अनुच्छेद 368 के खंड ख को जो है वो जोड़ा गया है ना, और यह बताया गया
कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है वो गठन किया गया। ठीक है, जो हमारा जो अगला जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लेटेस्ट वाला जो संविधान संशोधन है वह है संशोधन नंबर जो है वो है 103। क्या है? 103वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 2019 के अंदर में। कब हुआ था? 2019 के अंदर में हुआ था। और इसका जो संबंध है वो क्या किससे है? तो EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर में जो है वो 10% का आरक्षण का व्यवस्था किया गया। EWS के लिए 10% आरक्षण जो है वो अनुच्छेद 103वां संविधान संशोधन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही जो है वर्ष 2019 के अंदर में इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, जो नेक्स्ट जो संविधान संशोधन है वो है 104वां संविधान संशोधन, जो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था वर्ष 2019 के ही अंदर में जो है 104वां संविधान संशोधन भी किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से जो है वो लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण जो है अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और कितना तक कर दिया गया? तो वो 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 2030 तक जो है वो लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा के अंदर में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक है, के लिए जो है शेड्यूल कास्ट एवं शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए जो है वो अगले 10 वर्षों के लिए आरक्षण जो है बढ़ा दिया गया है ना, 2030 तक बढ़ा दिया गया। वो कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? तो 104 अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो किया गया था। ठीक है, जो अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो अमेंडमेंट है वो है 106वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो ये जो है वो कब हुआ? तो वो हुआ था 2023 के अंदर में, 2023 के अंदर में। इसके माध्यम से क्या किया गया है? तो लोकसभा और विधानसभा के अंदर में जो है महिला लोगों को जो है वो आरक्षण की व्यवस्था किया गया। ठीक है, आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। महिलाओं को आरक्षण जो है, और कितना मिलेगा आरक्षण उसको? तो 33% का आरक्षण किया जाएगा। ठीक है, 33% आरक्षण किया मतलब मिलेगा उसको लोकसभा और विधानसभा के अंदर में जो है महिलाओं को आरक्षण। ठीक है, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है, मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है वो कितना से कितना के बीच जो है वो काम करता है। ठीक है, तो हमारा जो मानव शरीर का जो पीएच स्तर है वो ऑप्शन के हिसाब से 7.35 से लेकर के 7.45 तक जो है वो काम करता है। ठीक है, ये इसका जो है मानव शरीर जो है वो इसका काम करता है। ठीक है, पीएच जो है, पीएच का जो मतलब होता है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पीएच का जो फुल फॉर्म होता है, पीएच का मतलब कुछ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो क्या करता है? जो किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की जांच करता है। ठीक है, मतलब कोई भी विलयन जो है कैसा है, वो या तो उसका नेचर एसिडिक है या जो है एल्केलाइन है या बेसिक है ना। किसी भी विलयन का एसिडिक और बेसिक नेचर को जो है पता करता है। कौन पता करता है? तो पीएच जो है ना, पीएच जो है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन आयन, मतलब जिस विलयन के अंदर में जितना ज़्यादा होता है वो उतना अम्लीय होता है, या जितना कम होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, वो इससे डिसाइड होता है। किससे होता है? पीएच से होता है। पीएच जो है स्केल का जो निर्माण है, ये जो देख रहे हैं ये वाला, इसी को बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल के बारे में अगर बात किया जाए तो पीएच स्केल की जो खोज है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पीएच स्केल का जो खोज है वो कौन किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1909 ईस्वी के अंदर में किया गया था। ठीक है, पीएच स्केल का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा वर्ष 1909 ईस्वी में किया गया था। पीएच स्केल के द्वारा जो है किसी भी विलयन के अंदर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को जांचा जाता है। ठीक है, ये जो पीएच स्केल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ठीक है, साफ कर लेते हैं इसको। एक मिनट, पीएच स्केल जो है इसको साफ कर लेते हैं। इसको देखिए, साफ कर लेते हैं। इसकी जो खोज है, पीएच स्केल की जो खोज है वो सोरेनसन के द्वारा किया गया था। और जो स्केल है ये देखिए बीच में लिखा हुआ है न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल है और ये इधर एसिडिक है। पीएच स्केल के अंदर में जो है वो कुछ नंबर्स लिखा होता है, 0 से लेकर के 14 तक जो है नंबर होता है। ठीक है,
पीएच जो कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त किया जाता है ना 14 तक, मतलब जो है वो क्या किया जाता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, मतलब जिस विलियन का जो पीएच वैल्यू जो है वो न्यूट्रल, ये 7 यहाँ पर ही होता है, 1 2 3 4 यहाँ शुरू होता है, 1 2 3 4 करके, ठीक है, यहाँ 7 और यहाँ 14 तक होता है। और जिस विलियन का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 से 7 की तरफ लाई करता है, मतलब 7 से लेकर के 0 के बीच में होता है, उसको बोलते हैं एसिडिक विलियन, या उसको बोलते हैं अम्लीय विलियन। क्या बोलते हैं उसको? अम्लीय विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अम्लीय विलियन, ठीक है। और जिस विलियन का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से लेकर के 14 तक होता है, उसको बोलते हैं अल्केलाइन या क्षारीय विलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय विलियन कहा जाता है, ठीक है। जो सबसे एसिडिक होगा विलियन, उसका जो है पीएच वैल्यू जो 0 होगा, ठीक है। यानी 7 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता जो है वो बढ़ेगा। क्या होगा? अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा, और सोचिए होगा क्षारीयता घटेगा। क्या होगा? क्षारीयता जो है वो घटेगा। और वही जो विलियन का जो पीएच वैल्यू जो है वो 7 से जो है आगे की तरफ जाएगा, यानी 14 की तरफ जो जाएगा, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्षारीयता बढ़ेगा, ठीक है, क्षारीयता बढ़ेगा और अम्लीयता जो है वो घटेगा, ठीक है। अम्लीयता का वैल्यू जो है वो घटेगा। और जिस विलियन का पीएच वैल्यू जो 7 होगा तो वो उस विलियन को बोलेंगे उदासीन विलियन। क्या बोलेंगे उसको? उदासीन, ठीक है, उदासीन नेचर का होगा, ठीक है। जो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 होता है। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7। तो अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है मतलब पदार्थ जिसके पीएच वैल्यू जो है हमेशा एग्जाम के अंदर में आते हैं, थोड़ा उसको जो है हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, लेकिन तनु HCl का बात करेगा, तनु HCl का पीएच वैल्यू जो होता है उसका होता है 1, ठीक है। नींबू का जो पीएच वैल्यू होता है, नींबू का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 2.2। क्या होता है? 2.2 होता है, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए डिस्कस करना है, ठीक है। जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये लोग, मतलब इस सब चीज़ का जो है पीएच वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट पूछता है। फिर है सिरका का जो होता है वो होता है पीएच वैल्यू होता है 2.4 होता है, ठीक है। सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है? 2.4 होता है। शराब का जो होता है, शराब का जो पीएच वैल्यू होता है वो 2.8 होता है। क्या होता है? 2.8 होता है, ठीक है। मूत्र का जो पीएच मान होता है, मूत्र का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 6 होता है। क्या होता है? 6। मूत्र का पीएच वैल्यू 6 होता है। जठर रस जो हमारे पेट में पाया जाता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है 1.2 होता है। क्या होता है? 1.2 होता है। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 6.5 होता है। क्या होता है? 6.5, ठीक है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है? ब्लड, अगर ब्लड का बात करें, रक्त का पीएच वैल्यू का बात करें, रक्त का पीएच वैल्यू का अगर बात किया जाए तो वो होता है 7.4। क्या होता है? 7.4, ठीक है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू होता है, अम्ल वर्षा का कितना होता है? अम्ल वर्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल वर्षा का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 होता है। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? दूध का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 6.4। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.4 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू, जिसको कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, MgOH का होल 2, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका जो पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 10 होता है। कितना होता है? 10। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 14, ठीक है। और मुंह का भी पीएच वैल्यू कितना होता है? मुंह का पीएच वैल्यू जो होता है वो 5.5। अगर 5.5 से कम होने लगेगा पीएच वैल्यू का मान और ज़्यादा मुंह का में एसिडिटी हो जाएगा तो वो जो है दांत जो है वो सड़ने लगता है, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो पदार्थ हैं जिनके पीएच वैल्यू जो है हमेशा एग्जाम के अंदर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो वर्ष 1924 के अंदर में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1924 के अंदर में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो इलाहाबाद के अंदर में किया गया था, इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो 1924 के अंदर में इलाहाबाद के अंदर में किया गया था। और इसके जो संस्थापक सदस्य या बोल सकते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो राम प्रसाद बिस्मिल एवं सचिंद्र नाथ सन्याल ने मिलकर किया था। कौन कौन किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, और सचिंद्र नाथ सन्याल, ज़्यादा पतला हो गया,
सचिंद्र नाथ सान्याल जो है ने मिल करके क्या किए थे, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे, है ना। और कब किए थे, तो वर्ष 1924 के अंदर में। और कहाँ किए थे, तो इलाहाबाद के अंदर में किए थे, ठीक है। और इस एसोसिएशन जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HRA, ठीक है। इसके अंदर में जो है और बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए थे। उनमें से प्रमुख जो मेंबर हैं उनको जो है नाम हमेशा एग्जाम के अंदर में आता रहता है, इसलिए हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से नेता हैं। तो एक है चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध भी जो है HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है, ठीक है, HRA। उसके बाद दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। फिर अशफाक उल्ला खां भी हैं, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख नेता हैं, है ना। और रोशन सिंह भी हैं, और राजेंद्र लाहेड़ी, ठीक है। राजेंद्र लाहेड़ी का भी संबंध जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है, और ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और जो है वो संस्थान है जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सिर्फ सोशलिस्ट वर्ड जुट गया है, ठीक है, सोशलिस्ट वर्ड जुट गया है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है की स्थापना भगत सिंह के द्वारा, इसकी स्थापना जो है किसने किया था, भगत सिंह के द्वारा किया गया था, है ना। और कहाँ किया गया था, तो दिल्ली के अंदर में किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था, तो 1928 के अंदर में किया गया था, 1928 में किया गया था, ठीक। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा दिल्ली में किया गया था, है ना। और कब किया गया था, 1928 के अंदर में किया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो लोग सदस्य हैं उनका जो एक संबंध है वो काकोरी कांड से संबंधित है, काकोरी कांड से संबंधित है, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग काकोरी कांड के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। तो काकोरी कांड जो है वो कब हुआ था, तो काकोरी कांड की बात करें तो ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 के अंदर में हुआ था। और इसको जो है कांड या जो भी बोलते हैं, जो अब इसका नाम बदल गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन जो हो गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी आदित्यनाथ है उनके द्वारा जो है काकोरी ट्रेन जो है डकैती को जो नाम बदल करके वो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था, है ना। का संबंध जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन की अगर बात की जाए तो इसमें टोटल जो देश की संख्या जो सदस्यता है वो है 164, ठीक है। कितना है, 164 है, ठीक है। कितना 164 है। विश्व व्यापार संगठन, है ना, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं WTO, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1995 को किया गया था। कब किया गया था, 1 जनवरी 1995 में किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जो है वो जनेवा के अंदर में है, जनेवा, ठीक है। जनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर में पड़ता है ना, इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है, जनेवा। इसको जो है गठन ये किसका, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना है वो मार्केस समझौता के बाद किया गया था, ठीक है। मार्केस समझौता के बाद जो है इसका जो है वो गठन किया गया था, ठीक है। मार्केस समझौता का अगर बात करें तो मार्केस समझौता जो है वो मोरक्को के अंदर में हुआ था, मोरक्को के अंदर में हुआ था। कब हुआ था, तो 15 अप्रैल 1994 को हुआ था। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1994 को हुआ था, ठीक है। मार्केस समझौता जो है वो 15 अप्रैल 1994 को हुआ था। और इसी समझौता के बाद जो है वो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1995 को किया गया था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का जो मतलब 1995 से पहले जो है उसको किस नाम से जानते थे, तो उसका जो वो नाम था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था गैट। क्या नाम था, गैट, GATT, ठीक है, गैट के नाम से जानते थे, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट, है ना, जनरल एग्रीमेंट
ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो 1995 से पहले जो है विश्व व्यापार संगठन जो है वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड गैट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसकी जो स्थापना किया गया था, गैट की स्थापना, वो आज़ादी के जस्ट बाद किया गया था, 1947 के टाइम में किया गया था, ठीक है। जो है स्थापना किया गया था और इसमें जो है टोटल 23 देशों ने भाग लिया था। तो गैट की जब स्थापना किया था आज़ादी के टाइम, तो इसमें टोटल जो मेंबर कंट्री कितना था जो सपोर्ट किया था गठन करने में गैट का, जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड ट्रैफिक का, तो हो जाएगा 23 देशों ने मिल करके जो है इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित उनसे संबंधित क्वेश्चन, जो कि कौन कौन से देश शामिल हैं या मतलब किस संगठन में कितना देशों का समूह है, उससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो और बाकी सब जो संगठन है उसका भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक है जिसका नाम है, संगठन का नाम जो है वो है यूनाइटेड नेशन, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर में है। कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के अंदर में है। और इसमें टोटल कितना कंट्री है? तो 193 कंट्री है, ठीक है। एक है वर्ल्ड बैंक, जिसको बोलते हैं विश्व बैंक। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर में है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और इसके मेंबर कंट्री कितना टोटल है? तो टोटल मेंबर कंट्री जो है वो है 189। कितना कंट्री है? 189 कंट्री है, ठीक है। IMF, अगला जो संगठन है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको बोलते हैं विश्व मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड या कोष है ना, उसका जो मुख्यालय है वो WDC यानी वर्ल्ड, ये क्या बोलता है, वाशिंगटन डीसी के अंदर में है ना। और जो है इसके अंदर में टोटल मेंबर कंट्री कितना है? तो 190, ठीक है। 190 कंट्री जो है वो IMF के अंदर में है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर में 190 कंट्री है, ठीक है। और जो कुछ प्रमुख संगठन है जो जिसका मतलब कौन कौन कितना कंट्री का समूह है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो जनेवा के अंदर में पड़ता है, जनेवा। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जनेवा के अंदर में पड़ता है। और इसमें टोटल कंट्री कितना है? 94 देशों का ये समूह है, ठीक है। उसके बाद या 94 देश इसके अंदर में मेंबर हैं। उसके बाद यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस के अंदर में है। कहाँ पर है? पेरिस के अंदर में। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस के अंदर में है। और इसमें टोटल कितना मेंबर कंट्री है? तो 195 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है। यूनेस्को के अंदर में है ना। उसके बाद अगला जो संगठन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका जो मुख्यालय है वो रोम के अंदर में पड़ता है, रोम, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पड़ता है? रोम में पड़ता है। और इसमें कितना कंट्री है? तो 197 देशों का ये समूह है, ठीक है। या जो है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य कितना है? देश कितना है? तो हो जाएगा आंसर में 97 197 देश हैं, ठीक है। जो अगला जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेंबर ये संगठन है वो है, जिसका क्या नाम है? उसका नाम है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व मजदूर संघ। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो मुख्यालय जनेवा के अंदर में है, मुख्यालय जनेवा के अंदर में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या जो है वो है 187, ठीक है। नाटो का बात किया जाए, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो कि इसका जो मुख्यालय है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर में पड़ता है, ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स के अंदर जो बेल्जियम का इलाका है उसमें टोटल मेंबर कंट्री कितना है? 30 हैं, ठीक है, 30 हैं। एक है आसियान में कितना मेंबर है? आसियान का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका जो मुख्यालय होता है वो होता है जकार्ता। क्या होता है? जकार्ता, ठीक है। जकार्ता इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर जकार्ता के अंदर पड़ता है। और इसमें जो मेंबर कंट्री है वो 10 हैं, ठीक है। आसियान का मेंबर कंट्री कितना? 10 है। और सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसका जो होता है वो मुख्यालय कहाँ पड़ता है? सार्क का होता है काठमांडू, जो कि नेपाल के अंदर में पड़ता है, काठमांडू, है ना, नेपाल के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें जो टोटल जो है सार्क के मेंबर कंट्री कितना है? तो 8 है, ठीक है। सार्क में कितना कंट्री है? 8। और ओपेक के अंदर में, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपेक, है ना। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना के अंदर में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना के अंदर में है। और इसके अंदर में जो मेंबर कंट्री है वो है 13। कितना कंट्री है? 13, ठीक है। तो कुछ जो है क्वेश्चंस जो है इस तरीक़ा से ही बन जाते हैं एग्जाम के अंदर में,
जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके अंदर में कितना मेंबर कंट्री है वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है भारत में पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इंडिया के अंदर में जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तारापुर। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र के अंदर में पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर में पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ पर जो है भारत का पहला जो है वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको जो है तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो सन 1969 के अंदर में इसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1969 के अंदर में जो है वो शुरू किया गया था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र उसको जो है वो पूछते रहता है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो उसको जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, ठीक है। तो एक है रावत भाटा। रावत भाटा जो है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो राजस्थान के अंदर में। कहाँ? राजस्थान, राजस्थान के अंदर में है, ठीक है। जो नेक्स्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है कलपक्कम। कलपक्कम, कलपक्कम जो है वो कहाँ पर है? तो कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु के अंदर में, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर में परमाणु संयंत्र है। फिर नरोरा, नरोरा जो है वो कहाँ पड़ता है? तो यूपी के अंदर, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में पड़ता है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक है। उसके बाद जो है काकरापार, काकरा, काकरापार जो है वो गुजरात के अंदर में पड़ता है, गुजरात, गुजरात वाला इलाका में पड़ता है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है। उसके बाद कैगा, कैगा जो है वो कर्नाटक के अंदर में पड़ता है, कर्नाटक के अंदर में पड़ता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र कैगा, ठीक है। कुंडनकुलम जो है, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम, कुंडनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो केरला के अंदर में पड़ता है, सॉरी केरला नहीं, तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है। कुंडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, 1 मिनट, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। कुंडनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो तमिलनाडु के अंदर में पड़ता है। टोटल जो है 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। एक है रावत भाटा, रावत भाटा एक, कलपक्कम, नरोरा, काकरापार, कैगा और ये कुंडनकुलम, और एक जो है वो तारापुर। तारापुर मिला करके कितना टोटल है? 7 जो है इंडिया के अंदर में अभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध जो हिंदी उपन्यास है तमस, तमस वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भीषम, भीषम साहनी के द्वारा जो है वो तमस जो है वो कौन सी हिंदी उपन्यास है जो लिखा गया है, ठीक है। तमस को जो है 1947 के दंगों पर आधारित एक उपन्यास है। 21 पर आधारित है तमस? तो 1947 के दंगा पर आधारित जो है एक उपन्यास है। कौन? तमस, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो हैं हिंदी लेखक और उनके जो उपन्यास हैं उनके बारे में जो है जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी उपन्यास और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी जो प्रेमचंद है उनका जो प्रमुख जो उपन्यास है उनमें से है गोदान, गोदान, फिर है गबन, गोदान गबन है, फिर निर्मला है, निर्मला, निर्मला भी जो है वो मुंशी प्रेमचंद का ही प्रमुख उपन्यास में से एक है। फिर है सेवा सदन, सेवा सदन, सेवा सदन भी जो है वो मुंशी प्रेमचंद का ही प्रमुख उपन्यास है। फिर है रंगभूमि, 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 रंगभूमि जो है, और कर्मभूमि, कर्मभूमि, ये जो है कुछ मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास में से एक हैं, ठीक है। और जो कौन है प्रमुख हिंदी राइटर जो उनके उपन्यास, तो वो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद चंद्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के कौन कौन सा उनकी जो है प्रमुख उपन्यास है? तो उनका जो प्रमुख उपन्यास है वह है देवदास और चरित्रहीन। कौन सा है? देवदास, देवदास उपन्यास, और कौन सा? चरित्रहीन, चरित्रहीन जो है उनके प्रमुख उपन्यास हैं। किनके? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रमुख उपन्यास, ठीक है। फिर है भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा। तो भगवती चरण बोहरा का जो प्रमुख उपन्यास है वो है चित्रलेखा, 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 टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा के बाद टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े रास्ते, है ना। टेढ़े मेढ़े रास्ते ये भी जो है भगवती चरण बोहरा का ही जो है वो क्या है प्रमुख जो है उपन्यास में से एक है, ठीक है। फिर
अगला जो लेखक हैं वो प्रमुख हिंदी लेखक कौन है? तो प्रमुख जो हिंदी लेखक हैं वो है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, अमृतलाल जो नागर हैं उनका जो प्रमुख उपन्यास है उनका नाम है बूंद और समुद्र। बूंद, बूंद और समुद्र, समुद्र, ठीक है, बूंद, बूंद और समुद्र। फिर है शतरंज के मोहरे, शतरंज, शतरंज के मोहरे, ठीक है, शतरंज के मोहरे। फिर कौन सा प्रमुख उपन्यास है उनका? तो वो है सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर, सुहाग, सुहाग के नुपुर, नुपुर, इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, है ना। फिर है एक कौन से प्रमुख लेखक हैं? तो वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी कौन सी बुक जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लायक है, आजमाने लायक है? तो वह है मैला आंचल, मैला आंचल, मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख उपन्यास में से एक है, ठीक है। तो ये कुछ हिंदी राइटर और उनके जो है प्रमुख उपन्यास को जो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करा कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? कब आया था भारत जो है वो साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? तो भारत जो आया था वो 1928, 1928 के अंदर में जो है वो साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। और वो भारत आया था तो कहाँ आया था? तो बम्बई के अंदर में आया था, बम्बई में, ठीक है। तो सन 1928 के अंदर में जो है बम्बई में साइमन कमीशन जो है भारत आया था। इसका जो गठन है वो गठन कब हुआ था? तो गठन जो है बना कब था साइमन कमीशन? तो 26 नवंबर को 1927 के अंदर में ही बना था, ठीक है। और इस साइमन कमीशन के अंदर में जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे और टोटल जो मेंबर थे टोटल 7 मेंबर थे और सातों के साथ सब कौन सी था? सब अंग्रेज मेंबर था। इसलिए जो है वो जब भारत आया तो इसका जो है पूरा विरोध किया गया क्योंकि इसके अंदर में कोई भी जो है वो भारतीय सदस्य नहीं थे। जिस वजह से है ये जो साइमन कमीशन है उसका जो उसको क्या कहा गया? तो उसका एक नाम दिया गया वाइट मैन कमीशन। क्या कहा गया? वाइट मैन कमीशन, ठीक है। वाइट मैन कमीशन जो है वो साइमन कमीशन का जो है वो कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर में जो है एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? वाइट मैन कमीशन कहा गया, ठीक है। और जब ये भारत आया तो इससे जो लोग नाखुश थे उन्होंने जो है साइमन गो बैक का नारा दिया था। क्या दिया था? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया था, ठीक है। साइमन गो बैक का नारा दिया था किसके विरोध में? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो है साइमन गो बैक का नारा दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करा कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? करा चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कौन सा उपयोग में? तो सीमेंट का उपयोग में जो है सीमेंट उद्योग के अंदर में जो है वो जो है चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। करा जब चूना पत्थर जो है चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, ठीक है। चूना पत्थर किसको बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को ही बोलते हैं। तो अगर जब चूना पत्थर को मृतिका यानी लाल मिट्टी है ना, लाल मिट्टी या मृतिका या गाद है ना, लाल मिट्टी या गाद या सैल कौची सैल, ठीक है, के साथ मिक्स किया जाता है ना। जब चूना पत्थर को लाल मिट्टी या सैल के साथ मिक्स किया जाता है तो जो है उसके बाद मिक्स करके जो है वो सीमेंट जो है वो का निर्माण किया जाता है, ठीक है। सीमेंट जो है वो कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट कुछ कैल्शियम के एल्यूमिनेट एवं सिलिकेट का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, कुछ होता है मिश्रण होता है, ठीक है। सीमेंट क्या होता है? तो कैल्शियम के एल्यूमिनेट और जो सिलिकेट है उसका जो है मिश्रण होता है, ठीक है। सीमेंट जो जमता है तो उसको जमाव का धीमा करने के लिए ताकि जो है जमाव अच्छा से हो, है ना, तो सीमेंट के जमाव को धीमा करने के लिए जो है उसके अंदर में जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जिप्सम जो मिलाया जाता है जिसका सूत्र होता है क्या होता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ठीक है। ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है जिप्सम का फार्मूला होता है जो कि कहाँ मिलाया जाता है? तो सीमेंट के जमाव को धीमा करने के लिए जो है उसके अंदर में जो है जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो धीरे धीरे सीमेंट जो है वो जमे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जावा को जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जावा को जो विकसित किया गया था वो किया गया था जेम्स गोसलिंग के द्वारा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को जो है वो विकसित किया गया था,
ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो क्या होता है, तो वह एक प्रकार का जो है वो कोड होता है। क्या होता है? कोड। कोड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो कंप्यूटर को जो है प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने के लिए जो है इंस्ट्रक्शन देता है ना, मतलब उसको आदेश देता है, ठीक है, ताकि ढंग से जो है वो कंप्यूटर जो है वो रन कर सके, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है क्या होता है, कोड होता है, जो कंप्यूटर को जो है वो क्या करता है, रन करने के लिए जो है वो एक इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है। इसके कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं, जैसे कि पास्कल। पास्कल भी एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पास्कल हो गया, फिर हो गया बेसिक, हो गया बेसिक, हो गया फिर है फोर्ट्रन, हो गया फोर्ट्रन, फोर्ट्रन हो गया, फिर है सी प्लस प्लस हो गया, फिर हो गया जावा हो गया, फिर जावा स्क्रिप्ट हो गया, फिर है पाइथन हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, लिप्स हो गया, लिस्प, लिस्प, लिस्प भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और रूबी, रूबी, है ना। ये सब क्या है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है फोर्ट्रन। क्या नाम है? फोर्ट्रन, है ना, फोर्ट्रन है। सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या नाम है उसका? फोर्ट्रन है। क्या नाम? फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का फार्मूला क्या होता है, सॉरी फार्मूला नहीं, ये फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। तो फोर्ट्रन का जो क्या होता है, ये फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। फोर्ट्रन को जो है वो 1957 के अंदर में डेवलप किया गया था। 1957 में जो है फोर्ट्रन जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है गांधी ने सांची स्तूप का निर्माण, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के अंदर में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, कौन सा जिला? रायसेन, 1 मिनट, रायसेन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो है, रायसेन जिला के अंदर में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन एमपी का रायसेन। 1 मिनट, क्वेश्चन जो है हट जा रहा है। तो क्या बोल रहे थे कि जो सांची का जो स्तूप है वो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। और जो है ये कहाँ पर ही सांची का स्तूप पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, रायसेन जिला के अंदर में जो है वो सांची का स्तूप जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो कब किया गया था, तो 300 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व के अंदर में जो है वो जो है अशोक ने बनवाया था, ठीक है। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा 300 ईसा पूर्व के अंदर में बनाया गया था। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो सांची के स्तूप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो शुंग वंश के राजा पुष्पमित्र शुंग जो थे, उन्होंने पुष्पमित्र शुंग जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस जो है स्तूप को जो है वो तोड़वा दिया था या नष्ट करवा दिया था, ठीक है, वो 200 ईसा पूर्व के अंदर में, ठीक है। 200 बीसी पूर्व में जो है पुष्पमित्र शुंग, जो शुंग वंश के राजा थे, उन्होंने जो है सांची के स्तूप को ध्वस्त करवा दिया था, है ना। बाद में उन्हीं का पुत्र जो था, है ना, बाद में उन्हीं का पुत्र जिसका नाम था अग्निमित्र, है ना, अग्निमित्र, कौन नाम था? अग्निमित्र, अग्निमित्र जो था, है ना, उन्होंने फिर से इनका पुनरुद्धार करवाया था, ठीक है, पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है। पुनर्निर्माण कौन करवाया था? तो उनका पुत्र पुष्पमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र जो है उसका दोबारा से पुनर्निर्माण करवाया था। इसे जो है किसके बारे में बात की जा रहा है, तो ये जो है वो सांची का स्तूप को जो है सांची का स्तूप को वर्ष 1989 के अंदर में जो है वो यूनेस्को, है ना, के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में जो है सूचीबद्ध किया गया था, है ना, 1989 के अंदर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा कि कहा जाता है कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय ध्वज है 1906 के अंदर में, है ना, कहाँ फहराया गया था। तो जो 1906 के अंदर में जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह कहाँ फहराया गया था, तो उसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो कहाँ फहराया गया था, तो हो जाएगा कोलकाता के अंदर में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था, तो
कोलकाता के अंदर में फहराया गया था। ठीक है, कोलकाता के अंदर में फहराया गया था। और कहाँ फहराया गया था कोलकाता के अंदर में? तो पारसी बागान है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रीन पार्क। ठीक है, तो ग्रीन पार्क के अंदर में जो है वो वर्ष 1906 के अंदर में जो है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया गया था। ठीक है, कोलकाता के अंदर में करा। इस ध्वज को जो है वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता, क्या नाम था शिष्या का नाम क्या था? निवेदिता के द्वारा जो है वो तैयार किया गया था, है ना, तैयार किया था, जिसमें हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियाँ थी, है ना, हरे रंग की, पीले रंग की और लाल रंग की। ठीक है, ये जो 1906 के अंदर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, वो उस राष्ट्रीय ध्वज के अंदर में जो है वो 3 कलर कौन कौन सा था? हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियाँ थी, जिसको कि स्वामी विवेकानंद की शिष्या, जिसका नाम था निवेदिता, के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, जो कि स्वदेशी आंदोलन का एक प्रतीक था। ये जो झंडा, जो राष्ट्रीय ध्वज था जिसको 1906 के अंदर में फहराया था, वो किसका प्रतीक था? तो एक स्वदेशी, है ना, किसका? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रतीक था। क्या था? स्वदेशी मूवमेंट का प्रतीक था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। भारत का जो तिरंगा झंडा है वो विदेशी जो है वो भूमि पर, है ना, भारत का जो तिरंगा झंडा जो है, ठीक है, वो विदेशी भूमि पर जो है वो जर्मनी के अंदर में, है ना, स्टुटगार्ट शहर में, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर के अंदर में जो है वो सबसे पहले जो है कब फहराया गया था? तो 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था। 22 अगस्त 1907 को जो है वो फहराया गया था। ठीक है, और किसने फहराया था? तो उनका नाम था मैडम भिखाजी कामा। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा जो है भारत का जो है राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो है ना, जो कि जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर के अंदर में 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था, जो वहाँ पर जो है 7वां नंबर का अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा था उसी के अंदर में। ठीक है, किसने फहराया था? तो मैडम भिखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, और जो है भारत का जो तिरंगा झंडा जो है वो पूरे देश के अंदर में, है ना, पूरे देश का बात करेंगे कि पूरे देश में सबसे पहले जो है कब फहराया गया था? तो जो सबसे पहले है वो 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। 15 अगस्त 1947 को जो है पूरे देश के अंदर में जो है वो सबसे पहले जो है तिरंगा झंडा जो फहराया गया था। ठीक है, और कहाँ फहराया गया था? तो दिल्ली के इंडिया गेट से फहराया गया था। दिल्ली के इंडिया गेट से जो है वो फहराया गया था सबसे पहले। और उस टाइम जो है कौन फहराए थे? तो उस टाइम के जो पीएम थे वो तो पंडित नेहरू के द्वारा फहराया गया था। पंडित नेहरू के द्वारा जो है वो जो है सबसे पहले जो है वो नई दिल्ली के इंडिया गेट पर जो है झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो तीनों बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या रहा, क्या बोल रहा है? कह रहा पुष्प में स्त्री केसर क्या होता है? तो स्त्री केसर जो होता है वो पुष्प का जो स्त्री केसर जो होता है वो होता है मादा जनन भाग होता है। मादा जनन भाग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूल का। ठीक है, वो कौन सा? स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर के अंदर में जो है वो कौन कौन सा भाग आता है? तो स्त्री केसर के थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, पता चलेगा बढ़िया से। जो स्त्री केसर के अंदर में जो भाग आता है वो आता है अंडाशय, एक है अंडाशय, है ना, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है वर्तिकाग्र। जो कि स्त्री केसर यानी जो है वो फीमेल, ये पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, स्त्री केसर। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है पुंग केसर। पुंग केसर के जो अंदर में आता है वो आता है परागकोश और तंतु। ठीक है, परागकोश और तंतु जो आता है वो पुंग केसर, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो फूल का होता है। ठीक है, और बाकी जो होता है ये बाह्य दल पुंज और ये जो है ये दलपुंज जो है ये सब जो है वो सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जो है फूल का क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं पुंग केसर। और जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको कि मादा जनन अंग जो बोलते हैं वो किसका बोलते हैं? स्त्री केसर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्त्री केसर कहा जाता है। ठीक है, स्त्री केसर कहा जाता है। फूल जो होता है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, फूल क्या होता है? पौधे का जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फूल जो होता है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव भाग होता है। फूल के अंदर में मेनली जो होता है वो 4 भाग होता है। क्या होता है? इसके 4 भाग होते हैं। 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग होता है। ठीक ना, जिसके अंदर में कौन कौन से भाग होते हैं? बाह्य दल पुंज होता है, पंखुड़ी होता है, स्त्री केसर और पुंग केसर। जो यहाँ ये देख रहे थे पुंग केसर, ये एक भाग हो गया। स्त्री केसर दूसरा भाग हो गया। फिर हो गया बाह्य दल पुंज और पंखुड़ी। मेनली जो होता है वो 4 भाग होता है। ठीक है ना, 1 2
ये 3 और ये 4, ठीक है। तो मेनली जो होता है पुष्प के अंदर में, फूल के अंदर में 4 भाग पाए जाते हैं, ठीक है। बाह्यदलपुंज, पंखुड़ी, है ना, स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर को क्या बोलते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फूल का, और पुंकेसर को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं फूल का, ठीक है। फूल जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। फूल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फूल जो होता है वो 2 टाइप का होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक होता है उभयलिंगी फूल होता है, उभयलिंगी फूल होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है एक लिंगी फूल होता है, ठीक है, एक लिंगी फूल होता है, ठीक है। उभयलिंगी कहने का मतलब होता है कि एक ही फूल के अंदर में जो है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों उपस्थित हो, यानी कि स्त्री केसर और जो है वो स्त्री केसर और ये पुंकेसर दोनों एक ही में होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उभयलिंगी फूल, ठीक है। और एक लिंगी फूल किसको बोलेंगे, एक लिंगी फूल उसको बोलेंगे जिसमें से कि दोनों में से कोई एक जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या तो स्त्री केसर प्रेजेंट रहे या तो क्या रहे, पुंकेसर प्रेजेंट रहे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक लिंगी पुष्प, ठीक है। उभयलिंगी पुष्प का जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन सा में होता है, तो एक है सरसों और एक है गुड़हड़। कुछ है सरसों और गुलहड़, ठीक है। ये जो है उभयलिंगी पुष्प का एग्जाम्पल है, इसके अंदर में जो है उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है, ठीक है। ये सरसों और गुलहड़, ठीक है, फूल। और एक लिंगी जो है फूल किस में पाया जाता है, तो एक लिंगी फूल जो है पपीता और तारबूज के अंदर में। पपीता का फूल और तारबूज का जो फूल होता है, पपीता और तारबूज, ठीक है, तारबूज का जो फूल होता है, पपीता तारबूज का फूल जो है वो एक लिंगी फूल होता है। और सरसों और गुलहड़ का जो फूल होता है वो उभयलिंगी फूल होता है, यानी कि इनमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं, ठीक है। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा इनसेट आईबी या फर्स्ट बी जो है चालू कब किया गया था। इनसेट आईबी या फर्स्ट बी को जो है वो चालू किया गया था 1983 के अंदर में चालू किया गया था, 1983 में चालू किया गया था। वर्ष 1983 के अंदर में जो है इनसेट आईबी को चालू किया गया था, ठीक है। इनसेट आईबी जो है एक प्रकार का एक संचार उपग्रह है। क्या है, संचार उपग्रह है, ठीक है। इनसाइट आईबी जो है एक प्रकार का जो है वो संचार उपग्रह है, ठीक है। इसको जो है फोर्ड एरोस्पेस द्वारा बनाया गया था। कौन बनाया था इसको, फोर्ड एरोस्पेस के द्वारा जो है वो बनाया गया था, ठीक है। फोर्ड एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो ये 1983 के अंदर में बनाया गया था, है ना। इनसेट आईबी या फर्स्ट बी का जो संचालन है वो इसरो के द्वारा, है ना, बनाया कौन था, तो फोर्ड एरोस्पेस बनाया था, लेकिन उसको चलाया या उसको यूज कौन किया, तो इसरो के द्वारा यूज किया गया था। इसरो ISRO, इसरो इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के द्वारा जो है वो संचालन किया गया था। और इसको कब किया गया था, तो 30 अगस्त 1983 को 30 अगस्त 1983 को जो है वो क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था या चालू किया गया था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। और बनाया कौन था, तो फोर्ड एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और जब इसको 1983 के अंदर में लॉन्च किया गया था तो वो कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो कैनेडियन स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा जो है ना, फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप पर पड़ता है ना, फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप, फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप, है ना, मेरिट द्वीप पर जो है वो पड़ता है, ठीक है। फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप पर कौन सा स्पेस पड़ता है, तो कैनेडियन स्पेस जो है, कैनेडियन स्पेस सेंटर, क्या नाम है उसका, कैनेडियन स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर, है ना। तो कैनेडियन स्पेस सेंटर से 30 अगस्त 1983 को इसरो के द्वारा जो है ना, वो इनसेट फर्स्ट बी को जो है वो शुरू किया गया था या लॉन्च किया गया था, ठीक है। इनसेट का क्या मतलब होता है, तो इनसेट का जो मतलब होता है इंडियन नेशनल स्टैटिस्टिक, ये सैटेलाइट सिस्टम, क्या बोलता है उसको, इंडियन इनसेट का मतलब कुछ होता है इंडियन, है ना, नेशनल, है ना, सैटेलाइट, है ना, सैटेलाइट सिस्टम। इनसेट का क्या मतलब होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, जिसको कि हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, ठीक है, उसको बोलते हैं इनसेट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, पोखरण परमाणु परीक्षण जो दूसरा हुआ था, है ना, दूसरा, वो उसका कूट जो है वो क्या था, मतलब कोड नेम पूछ रहा है इसका, बेसिकली कोड नेम बताना है। जो पोखरण जो टेस्ट 2 हुआ था, है ना, दूसरा बार हुआ था, तो उसका जो है वो क्या था, तो उसका जो कोड जो था, उसका कोड क्या था, तो उसका जो कोड था ऑपरेशन जो शक्ति रखा गया था। क्या रखा गया था, ऑपरेशन शक्ति, है ना, ऑपरेशन शक्ति। ये इधर 4 नंबर का जो ऑप्शन ऑपरेशन शक्ति। पोखरण जो टेस्ट 2 था, है ना, उससे पहले जो है पोखरण टेस्ट 1 यानी पहला जो पोखरण परीक्षण जो हुआ था,
है ना। पहला नंबर का जो पोखरण जो टेस्ट हुआ था, है ना, वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 18 मई 1974 को हुआ था। पहला वाला जो हुआ था 18 मई, है ना, 18 मई 1974, है ना, 18 मई 1974 को जो है वो पोखरण टेस्ट 2 जो है वो हुआ था, ठीक है ना। जिसका जो जो कोड नेम था, कोड नेम जो था वो था स्माइलिंग बुद्धा। ये जो दूसरा नंबर जो ऑप्शन में दिख रहा है वही स्माइलिंग बुद्धा जो था वो पहला जो है परमाणु परीक्षण का कोड नेम था, ठीक है, कोड नेम था। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था सेकंड नंबर वाला, है ना, तो सेकंड नंबर वाला जो हुआ था वो 2 मई को हुआ था, 2 मई, है ना, 1998 के अंदर में हुआ था, ठीक है। 2 मई 1998 के अंदर में जो है वो पहला परमाणु ये दूसरा नंबर का परमाणु परीक्षण हुआ था जो कि पोखरण के अंदर में किया गया था, ठीक है। और इसका जो कोड था क्या था, तो पहला परमाणु परीक्षण का कोड था ऑपरेशन शक्ति, और दूसरा परमाणु परीक्षण जो पहला परमाणु परीक्षण था उसका जो कोड था वो कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ये फर्स्ट परमाणु परीक्षण का कोड था, ये पहला वाला का था, ठीक है, और ये दूसरा वाला का था, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति जो है वो दूसरा परमाणु परीक्षण का वो कोड नेम था, और स्माइलिंग बुद्धा जो था वो पहला परमाणु परीक्षण का कोड नेम था। और जो पहला परमाणु परीक्षण जो था हुआ था वो 18 मई 1974 को किया गया था, और जो दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो 2 मई को, है ना, 2 मई 1998 को किया गया था, ठीक है। और जो पोखरण जो है वो इलाका पड़ता है राजस्थान के जैसलमेर इलाका में, राजस्थान के जैसलमेर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है। और ये जो इलाका है वो थार रेगिस्तान वाला इलाका है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। और जो पहला परमाणु परीक्षण है वो किसके टाइम, मतलब उस टाइम कौन प्रधानमंत्री, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो पहला परमाणु जो परीक्षण है वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और दूसरा परमाणु जो परीक्षण है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो है वो दूसरा परमाणु परीक्षण का जो है वो किया गया था। तो इससे भी क्वेश्चन आता रहता है, तो इसलिए रिविजन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो कंप्यूटर के जो अंदर है डेटा उसको जो है हम लोग जो है बाइनरी डिजिट के रूप में जो है वो हम लोग नहीं, वो कंप्यूटर जो है वो संग्रहित करता है, ठीक है। बाइनरी के अंदर में जो है 2 डिजिट होता है, 0 और 1 होता है, ठीक है। इसी के कोड या इसी के समूह में जो है 0 और 1 के समूह में जो है किसी भी डेटा को संग्रहित किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जो है वो सुरक्षा परिषद, है ना, जो है के कितने अस्थायी मेंबर होते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल मेंबर जो होता है, टोटल जो मेंबर होता है वो होता है 15 में से जो होता है वो 5 होता है अस्थायी मेंबर होता है, 5 अस्थायी मेंबर होता है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। इसी के पास जो 5 अस्थायी मेंबर है उसी के पास जो होता है वो वीटो पावर होता है ना, वीटो पावर होता है। और जो बाकी जो बचा हुआ 10 मेंबर है ना, वो जो होता है अस्थायी होता है। इनका जो हर 2 साल के बाद जो है वो मतलब बदलाव होते रहता है, ठीक है। और हर 2 साल के बाद जो है मतलब जो अस्थायी मेंबर होता है उसका जो टेन्यूर होता है वो हर एक 2 साल के लिए होता है। लेकिन जो 5 जो है अस्थायी मेंबर हैं, है ना, जिनका कोई टेन्यूर नहीं होता है, उनका जो इस मतलब कोई टेन्यूर नहीं होता है, मतलब वो सब परमानेंटली हैं, है ना, उनका जो है नाम एग्जाम में पूछा जाता है बार, ठीक है। तो उसका जो हम लोग नाम याद कर लेते हैं। कौन कौन से जो है वो 5 अस्थायी मेंबर हैं, तो उनमें से जो है वो चीन, फ्रांस, है ना, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। कौन कौन सा है, तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 जो अस्थायी मेंबर हैं उनमें से कौन कौन है, तो एक है चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस, है ना, चौथा है ब्रिटेन, है ना, रूस, चीन, फ्रांस, एक रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, और जो है वो कौन है, अमेरिका छूट गया। कौन है, अमेरिका। तो ये जो है वो 5 मेंबर जो हैं ये चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है वो 5 अस्थायी मेंबर हैं, है ना। और बाकी जो है जो 10 बच गए अस्थायी मेंबर, उनका जो है हर साल 2 साल के बाद जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र के जो है 6 संस्थाओं में से एक संस्था, मतलब एक अंग है ना, 6 संस्था का एक अंग है जिसमें से एक अंग है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना का अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क के अंदर में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हमारा जो ये प्रश्न है क्या कह रहा है, बोल रहा धातुओं के पास जो है पतले तारों के खींचे जाने की क्षमता होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं तन्यता, ठीक है। तन्यता जो है एक धातु का जो है भौतिक गुण है, क्या है, धातु का भौतिक गुण है, भौतिक गुण में से एक है, ठीक है, तन्यता, ठीक है। धातुओं के अंदर जो है बहुत सारे मतलब जो है वो
भौतिक गुण पाए जाते हैं, है ना, उनको जो है आज हम डिस्कस अच्छा से करेंगे। कौन कौन सा भौतिक गुण होता है धातुओं का, ठीक है। तो धातुओं का जो पहला भौतिक गुण होता है वो होता है चमक। चमक होता है, प्रत्येक धातु के अंदर में एक जो है चमक पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं धात्विक चमक। क्या बोलते हैं इसको? धात्विक चमक कहा जाता है, ठीक है। तो एक चमक भी क्या है, एक धातु का भौतिक गुण है। तो दूसरा भौतिक गुण है वो है कठोरता। क्या है? कठोरता। कठोरता, कठोरता जो है वो धातुओं का जो है वो भौतिक गुणों में से एक है ना। सभी धातुएं जो है वो लगभग सामान्यतः जो है कठोर होती है, ठीक है। जो सबसे कठोर जो धातु होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन जो होता है वो सबसे अधिक कठोर धातु में से एक है, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है वो वुल्फ्राम होता है। टंगस्टन का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो वुल्फ्राम, वुल्फ्राम, ठीक है। वुल्फ्राम जो होता है वो क्या होता है, टंगस्टन का जो है वो वैज्ञानिक नाम है, जिसका संकेत क्या होता है, W, और इसका जो परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 74, ठीक है। तो टंगस्टन का जो होता है परमाणु क्रमांक 74 और जो उसका जो संकेत होता है वो क्या होता है, वो होता है W होता है, ठीक है। अगला जो भौतिक गुण है ना, चमक और कठोरता के बाद जो है जो अगला जो भौतिक गुण है वो है आघात वर्धनीयता। क्या है? आघात वर्धनीयता। तो तीसरा जो भौतिक गुण है वो है आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता का क्या मतलब होता है? तो आघात वर्धनीयता का मतलब होता है या इस गुण के कारण जो है धातु को जो है पीट कर, है ना, पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है ना, है ना। क्या होता है? धातुओं को पीट करके, धातुओं को पीट कर, है ना, पतला या पतली चादर में बदला जाना, है ना, किस गुण के कारण होता है? तो वो धातु के अंदर आघात वर्धनीयता नामक गुण पाया जाता है, जिसके वजह से ही हम धातु को पीट करके जो है पतला चादर के रूप में जो है वो बदल सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका भौतिक गुण है जो वो है तन्यता, जिसको से कि ये हमारा जो सवाल है, ठीक है। तन्यता जो है वह भौतिक गुण है जिसके कारण जो है किसी भी धातु को जो है वो पीट कर जो है लंबा तार के रूप में, है ना, बदला जा सकता है ना। तन्यता जो है एक ऐसा भौतिक गुण है जिसके कारण जो है वो धातु को, है ना, लंबा करके या पीट करके लंबा तार बनाया जा सकता है ना। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तन्यता गुण, ठीक है। और जो अगला जो गुण है 5वां नंबर का जो भौतिक गुण है वो है चालकता। क्या है? चालकता, है ना। चालकता जो है धातुओं का एक गुण है, ठीक है। चालकता भी एक धातुओं का भौतिक गुण है। इस गुण के कारण जो है धातु जो है ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? का गुण पाया जाता है, ऊष्मा एवं विद्युत का जो सुचालक होता है, ठीक है। इसी गुण के कारण सुचालक होता है, ठीक है। यानी ऊष्मा देने पर भी जो है धातु गर्म हो जाएगा और विद्युत जो है वो भी उसका भी सुचालक होता है, ठीक है। तो चालकता के कारण ही जो है वो धातु में जो होता है ऊष्मा एवं विद्युत का वो सुचालक होती है। तो ये भी एक गुण है, चालकता भी एक धातुओं का एक भौतिक गुण है, ठीक है। और जो लास्ट जो है भौतिक गुण उसका नाम है ध्वनिकता। क्या नाम है? ध्वनिकता। क्या बोलते हैं उसको? ध्वनिकता, है ना। ध्वनिकता का क्या मतलब हुआ कि अगर धातु को जो है वो पीटने का मतलब हो गया ये टकराने, आपस में टकराने पर जो है टन या झन की जब आवाज़ निकलता है ना, उस ध्वनि को ही क्या बोलते हैं, उस गुण को क्या बोलते हैं? ध्वनिकता बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं धातु के, है ना, जिनसे जो है एग्जाम में हमेशा सवाल आते रहते हैं, जिसमें से चमक, कठोरता, है ना, आघात वर्धनीयता, तन्यता और चालकता और कुछ ये ध्वनिकता जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो 6 गुण हैं धातु के अंदर में जो भौतिक गुण है ना, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध जो है वो चित्रकार है। क्या है? कौन सी है? तो चित्रकार। कौन सी है? चित्रकार है। चित्रकार राजा रवि वर्मा का कुछ है, एक चित्रकार है, ठीक है। इनका जो संबंध है वो ट्रेवनकोर से है। ट्रेवनकोर कहने का मतलब जो है केरला। कहाँ? केरला। केरल को पहले क्या बोलते थे? ट्रेवनकोर, ठीक है। तो ट्रेवनकोर से जो है इनका संबंध किस राज्य से है? तो केरला राज्य से है ना, राजा रवि वर्मा। और ये है कौन सी? तो ये है चित्रकार। कौन है? चित्रकार हैं, ठीक है। तो बाकी के बचा हुआ जो क्वेश्चंस है वो अगले जो है वीडियो के अंदर में कवर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक भी करें, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा कुछ इशू हो रहा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मार्कर जो है वो ठीक से चल नहीं पाता, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो फ़ोन से रिकॉर्ड होता है तो शायद वो उतना जो है ग्रिप बन नहीं पाता है, इसलिए जो है राइटिंग जो है ढंग से बैठ नहीं पा रहा, ठीक है।
और कोई नहीं, आप लोग जो है सिर्फ जानकारी के लिए ये देखें, राइटिंग पे मत जाएं, ठीक है। और जो यहाँ जो जानकारी मिलता है क्वेश्चंस को, जो सॉल्यूशन दिया जाता है उस लिहाज से क्वेश्चंस को देखें और रिवीजन के पर्पज़ से देखें, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।